स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कपिल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम लोग सीए इंटरमीडिएट सबसे टिपिकल पेपर उसको बहुत आसान बनाने की कोशिश की जाएगी। सीए इंटरमीडिएट में ऑडिटिंग, और पहले ये ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस था और अभी जो न्यू सिलेबस है उसमें इसका नाम क्या हो गया हमारे पास, ऑडिट एंड एथिक्स। क्या हो गया? ऑडिट और एथिक्स के ऊपर है। ठीक है, अभी इस पर डिस्कस करते हैं हम लोग कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच होगी और कैसे स्टैंडर्ड ऑडिटिंग को याद किया जाए, कैसे उसको क्वेश्चन को अप्लाई किया जाए। कंपनी ऑडिट क्या होगी, कारो रिपोर्ट क्या होगी, सीएजी की ऑडिट क्या होगी, स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होगी, कंपनी ऑडिट क्या होगी, इन सब के ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। आ जाइए। आइए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले देखो, आपका सिर्फ एक पेपर है, पेपर 3, पेपर जो ये रहेगा हमारा पेपर नंबर 5 रहेगा, ऑडिट और एथिक्स, न्यू सिलेबस के हिसाब से 2024, जो कि मई 2024 में पहली बार एप्लीकेबल होगा। कैसे हमको एग्जाम को क्रैक करना है, कैसी चीजों को अप्रोच करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये। आपको एग्जाम में पेपर आ रहा है नहीं आ रहा, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं उसका एक सही अप्रोच कैसे होगा, कि उसको कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है और कैसे उसको इवेल्युएट करना है पेपर में, ये आपको आना चाहिए। आइए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस में सीए इंस्टीट्यूट ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, पहले मैं उसको बताऊंगा एक बार आपको, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमको कैसे पढ़ना है। देखो, नेचर, ऑब्जेक्ट और स्कोप ऑफ ऑडिट, ये सेम पेपर है, सिमिलर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। बिल्कुल स्टैंडर्ड ऑडिटर क्या होता है ये आपको पता चाहिए, इंडिपेंडेंट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद स्टैट्यूटरी क्या होती है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, सब कुछ दे रखा है हमारे ऑडिट में। सेकंड देखिए, ऑडिट स्ट्रेटेजीज, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, इन तीनों में डिफरेंस आना चाहिए। और जितने भी स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है वो सब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, कैसे एग्जाम में पेपर को देखना है। और जो इस साल नवंबर में पेपर है उनकी भी हम लोग जल्दी से जल्दी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल लाइव क्लासेस रहेगी आपकी, बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, कोई टेंशन नहीं जाता नहीं। अब देखिए, इसके बाद रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल, ये भी सेम रहेगा पेपर, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आया है इंस्टीट्यूट की तरफ से। रिस्क असेसमेंट, चाहे वो इंटरनल लेवल पर हो चाहे वो एक्सटर्नल लेवल पर हो, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, उसकी स्ट्रेटजीज कैसे होती है, उसको हमको कैसे इवैल्यूएट करना है, ये सब हम डिस्कस किए जाएंगे इस पेपर में। अब देखो, ऑडिट एविडेंस हो गया, ऑडिट एविडेंस हो गया, इसके अलावा हम वाउचिंग भी कराएंगे, सब वो चीज जो इस साल के पेपर में। देखो, बेस तो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। अब जब इंस्टीट्यूट जब मई 2024 में पेपर लेगा तो उससे पहले वो अपने आरटीपी और एमटीपी निकालेगा, तो उसमें जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो सब आपको डिटेल में डिस्कस होगा। आइए, इसके अलावा देखो, ऑडिट फॉर आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम कंपनीज एक्ट का जो शेड्यूल 3 है उसका पार्ट 1 दे रखा है, वहां पे दे रखा है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, और सेकंड दे रखा है पोजीशन स्टेटमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। उसकी ऑडिट पढ़ेंगे, उसके आइटम्स की ऑडिट पढ़ेंगे, यानी पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और देखो कैसे पेपर में देखना होता है। अब बच्चों के नंबर क्यों नहीं आ रहे ऑडिट में, ये सबसे बड़ी रीजन है। ऑडिट में नंबर हमको नहीं मिल पा रहे, लॉ में नंबर हमको नहीं मिल पा रहे, उसके पीछे कारण है क्योंकि हम लोग अपनी ओन लैंग्वेज लिख रहे हैं, जबकि ओन लैंग्वेज के साथ में थोड़ा मॉड्यूल की लैंग्वेज को भी आप लिखिए। इसके अलावा कुछ और डिसीजन जो कि इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, हमारे बेयर एक्ट के डिसीजन होते हैं लॉ के अंदर, वो जरूर देख के जाइए, ठीक है। उसके बाद देखो, हमारा मॉड्यूल सेकंड देखिए एक बार, ये भी बहुत आसान है हमारे पास में। देखो, मॉड्यूल सेकंड देखो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंटेशन क्या होना चाहिए, कि डॉक्यूमेंट्स किसकी एसेट्स होती है, किसकी लाइबिलिटीज होती है, उसमें कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं, इन सब पे डिटेल में डिस्कशन होगा। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इसमें ऐसे क्या दे रखा है वो भी हम देखेंगे। स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, इसकी कुछ गाइडलाइंस देखेंगे। क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या गाइडलाइंस हमारी बनी है वो सब हम लोग एक बार देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, इसके बाद देखो कंप्लीट एंड रिव्यू, रिव्यू क्या रखा है, ऑडिट रिपोर्ट दे रखी है। इसके अलावा स्पेशल फीचर ऑफ ऑडिट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, एंटिटीज का मतलब हो गया पार्टनरशिप फर्म हो गई, एलएलपी हो गई हमारे पास में, बीओपी हो गई, एचयूएफ हो गई, इन सब के अंदर ऑडिट कैसे होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होती है, बैंक ऑडिट क्या होती है, ठीक है, स्टॉक ऑडिट क्या होती है, ये सब देखा जाएगा। ऐसे कौन कौन से मेजरमेंट है जो करने जरूरी होते हैं, वो सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। इसके आप देखो, ऑडिट ऑफ बैंक हो गया, और कंपनीज एक्ट, देखो कंपनीज के ऑडिट देखिए आप, कहीं आपको नहीं मिल रही, लेकिन स्पेशल फीचर्स दे दिया कंपनीज के अंदर। तो 9 चैप्टर में आपको कंपनी ऑडिट दे रखी होगी, गवर्नमेंट ऑडिट आपको दे रखी होगी, सीएजी के वर्क दे रखे होंगे, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपको जो दे रखा होगा वो पेपर, मतलब जो हमारा दे रखा है ना, ये चैप्टर 9 में दे रखा होगा। बैंक ऑफ ऑडिट दे रखा है, बैंकों की ऑडिट क्या होती है, कैसे हम चेक करते हैं, ठीक है। आरबीआई की कौन कौन सी गाइडलाइन है, वो सारी गाइडलाइन, सेबी की कौन कौन सी सेबी नहीं, आरबीआई की कौन कौन सी स्पेसिफिक गाइडलाइन है जिसको हमको यूज करना है बैंक ऑडिट के लिए, वो सब हम यूज करेंगे। इसके बाद एथिक्स,
एंड टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ये भी देखें। अब देखो एथिक्स, इसमें नया शब्द जोड़ा गया है क्योंकि एथिक्स सीएमए में भी आता है, सीएस में भी आता है और यहां पे भी आ रहा है, और इसके अलावा यूपीएससी के अंदर भी आता है। तो एथिक्स क्या होता है? एथिक्स द मॉरल, एक मॉरल एट्रीब्यूट्स होता है जो कि ये प्रूफ करता है कि कौन सी सही है गलत है। अगर कोई चीज सही और गलत के बीच में एक लाइन दे दे, एक ब्रॉडर लाइन बता दे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एथिक्स। अब एथिक्स क्यों बताया जा रहा है? अश्योरेंस हमारे पेपर से हटा दिया गया है। सीए फाइनल का जो न्यू सिलेबस है उससे अश्योरेंस आपको हटा दिया गया है, और एक नई तरह की ऑडिट जो डिजाइन की गई है सी इंस्टीट्यूट से, वो है डिजिटल ऑडिट। क्या बोलते हैं? डिजिटल ऑडिट क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके मेरिट्स क्या होंगे, इसके डीमेरिट्स क्या होंगे, ये सब आपको बताया जाएगा। तो ये पेपर, हालांकि मैं मानता हूं ये पेपर थोड़ा बहुत कंसेप्चुअली हो जाता है, क्योंकि जब तक आप लोग चीजों को समझोगे नहीं, प्रोसीजर समझोगे नहीं, क्योंकि ऑडिटिंग आप तभी समझ सकते हो जब आपको अकाउंटिंग आएगी। क्योंकि आपको अल्टीमेटली जो रिकॉर्ड देना है, जो आपको मैनेजमेंट को अपनी रिपोर्ट देनी है, अपनी ओपिनियन देनी है, उसके अंदर जो बेस होगा, भाई ऑडिटिंग का बेस क्या होता है? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए। अकाउंटिंग का बेसिक मतलब आपको जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, बीआरएस आना चाहिए, डेप्रिसिएशन के फंक्शन आना चाहिए। इसके अलावा वो सब चीज जो अकाउंटिंग के अंदर जरूरी होती है, वो सब पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे होती है, कंपनी अकाउंटिंग कैसे होती है, ये सब आना चाहिए आपको। आगे देखिए, नेचर, ऑब्जेक्ट और स्कोप ऑफ ऑडिट हो गया, ऑडिट स्ट्रेटेजीज हो गया, ऑडिट प्लानिंग हो गया, ऑडिट प्रोग्राम हो गया, रिस्क असेसमेंट हो गया, इंटरनल कंट्रोल हो गया, ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये जो हमारा पेपर है ये काफी आसान पेपर है, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं आई हमारे पास में। तो ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू मिले, चाहे वो हमारा वो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, चाहे हमारा बैलेंस शीट हो गया, चाहे हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, उन किसी के थ्रू मिले, वो सब चीजें जो होती है हमारे क्या होती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। इसी का क्या करना पड़ता है? हमको इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। ये ऑडिट का एक मेन पर्पज है। ठीक है, आगे देखिए, ये पेपर 4 हमारा हो गया। अब देखिए, उसके बाद देखिए आपका एसएम का। एक बार मैं ब्रीफ आपको एनालिसिस बता देता हूं कि किस सब्जेक्ट में हमको कैसे पढ़ना है, उसका प्रॉपर स्टडीज होगा। अब देखो एसएम ओल्ड सिलेबस में भी था, न्यू सिलेबस में भी आ रहा है। यहां से आपके पास में स्ट्रेटजीज आएगी, आपको यहां पे केस स्टडी मिलेगी एग्जाम में। लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इंटरनल एनवायरमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या होता है। स्ट्रेटजीज किसके लिए बनाई जाती है? कोई भी बिजनेस के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। भाई कोई भी बिजनेस अगर हमने बनाया है, उसका कौन कौन से प्लान होंगे, हमको उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसको अपने विजन तक पहुंचाने के लिए जो प्रोसीजर हम लोग यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेटजीज क्या होता है। ये हमारी एक रचना क्या होगी, हमें व्यू रचना क्या होगी, जिसके द्वारा मतलब जिसको हम बेस मान के इस अप्रोच को क्लियर कर सकते हैं। इसको देखो फिर दे रखा है हमारा स्ट्रेटेजी एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, एनवायरमेंट। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरमेंट पे किस तरह काम आती है वो देखना पड़ेगा। आपके सिर्फ 5 चैप्टर रखे गए हैं और पुरानी जो बुक है उसमें 7 चैप्टर है हमारे पास। देखिए इसके बाद देखिए स्ट्रेटेजीज चॉइसेस, कि हमारी स्ट्रेटेजी की चॉइसेस क्या क्या है, इसको कैसे हमको अप्रोच करना है, ये सब। फिर इंप्लीमेंट कैसे करना है, इसको इवेल्युएट करना है, इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, इसको इवेल्युएट कैसे करना है, इसके क्या प्रोसेस होंगे, ये सब हमको देखने पड़ेंगे। इस ये जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट के अंदर हमारा ज्यादा जो पोर्शन होगा एग्जाम में वो केस स्टडी आएगा, सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी का पोर्शन आएगा। केस स्टडी के बाहर और कुछ नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको केस स्टडी के अलावा। ठीक है, यहां देखिए, इसके अलावा देखिए
प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर दे रखे हैं इसका, एएस का। इसके अलावा स्टैंडर्ड दे रखे हैं हमको। देखो फिर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ एफएम के बारे में। इसमें इस टॉपिक, ये दो पेपर जो हैं ये काफी स्कोरिंग पेपर है हमारे पास, काफी स्कोरिंग पेपर है। देखिए इसको, देखिए इसको यहाँ पे देखो ऑडिट में हमको कौन कौन सी अप्रोच, देखो पहले चैप्टर में शायद मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी हमारे को, क्योंकि नेचर क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है ऑडिट के। देखो ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, इसके लिमिटेशन क्या होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हमें एक बेसिक चीजों के साथ कंप्लीट करनी पड़ेगी। कौन कौन से बेसिक पर्पस है जो इस ऑडिट के प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए जरूरी होते हैं, ये सब चीज आपको देनी पड़ेगी। हम मॉड्यूल जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल से हम लोग इसकी स्टडी करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, ठीक है। आप देखिए आगे दो मॉड्यूल है हमारे पास में, फर्स्ट से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बनेंगे। सेकंड देखिए एक बार, देखिए नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। फर्स्ट देखो अगला लिखिए, ऑडिट प्रोग्राम स्ट्रेटजीज एक मिनट को, मॉड्यूल में दिखाता हूं मैं आपको पूरा कंप्लीट एक बार को। देखो ये दे रखा है चैप्टर का ओवरव्यू। पहले मीनिंग समझेंगे ऑडिट की क्या होती है, फिर उसके ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, इसका स्कोप क्या है, इसका एस्पेक्ट्स क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके लिमिटेशन क्या है, टाइप्स ऑफ ऑडिट कौन सी है, एथिकल्स, रिक्वायरमेंट ऑडिट्स और क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, और रिलेशन विद अदर डिसिप्लिन्स। देखो इन ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो एलएलपी हो, चाहे वो कंपनीज हो, इन सब का देखो लिखा है ना, ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटीज। चाहे वो प्रॉफिट अर्न करती हो चाहे नहीं करती हो, चाहे उसका साइज कुछ भी हो, चाहे वो लीगली फॉर्म हो चाहे वो वॉलेंट्री हो, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय द वे ऑफ एक्सप्रेस योर ओपिनियन। सिर्फ अपनी ओपिनियन को क्या करना है, एक्सप्रेस करना, अपनी राय व्यक्त करना, अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करना। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिट जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। दूसरा देखिए, एनी एंटिटीज, दे एंटिटी में भी, चाहे वो प्रॉफिट अर्न करती हो चाहे वो प्रॉफिट अर्न नहीं करती हो, चाहे इन रेस्पेक्टिवली ऑफ योर साइज, उसका साइज कुछ भी हो, चाहे वो लीगल फर्म हो चाहे वो इलीगल, चाहे वो लीगल हो
चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ओरिएंटेड, जैसे ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनीज हो, इंगेज बिजनेस में काम करती हो। ऑन द अदर हैंड ऑडिट ऑफ एनजीओस, जो कि नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, जो कि प्रॉफिट अर्न नहीं करती, सिर्फ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी करती है। टू ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑडिट का, टू एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपनी ओपिनियन को प्रेजेंट करना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, ठीक है। द पर्सन कंडक्टिंग इट्स टास्क शुड टेक ए केयर ऑफ इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट बी मिसलीड, कहीं से भी कोई मिसलीड नहीं कर रहे, कहीं गलत नहीं है, टू ही कैन बी हॉनेस्टली बाय सेटिस्फाई दैट द अकाउंट्स हैज बीन ड्रॉप विथ रेफरेंस ऑफ एंट्री इन अ बुक ऑफ अकाउंट्स। इसलिए मैं बोला था आप ऑडिट तभी समझ सकते हो जब आपको अकाउंटिंग आएगी। तो अकाउंटिंग इज द फंडामेंटल्स स्ट्रेटजीज टू कंडक्ट एनी टाइप्स ऑफ ऑडिट, एनी टाइप्स ऑफ ऑडिट, उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो किसमें दे रखे थे, अकाउंटिंग में। क्योंकि आप ऑडिटिंग करोगे किसकी, स्टेटमेंट्स की, तो स्टेटमेंट में किसकी ऑडिटिंग करोगे, अकाउंट्स की तो करोगे भाई। द एंट्रीज इन अ बुक ऑफ अकाउंट्स, चाहे वो जर्नलाइजिंग हो, चाहे वो लेजर हो, पोस्टिंग वाला पार्ट हो, चाहे ट्रायल बैलेंस हो, चाहे आपका बीआरएस हो, कुछ भी हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, हैज बीन ओमिटेड, ओमिट मतलब भूल गए हैं, इन ए प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ नथिंग विच इज नॉट ए बुक ऑफ अकाउंट्स इन फॉर्म प्लेसेस ऑफ स्टेटमेंट, मतलब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो हम लिखना भूल गए हो और वो मैनेजमेंट को किसी भी तरह से दिखाई नहीं दे रही है, वो भी ध्यान रखना हमारी स्टडीज का पार्ट नहीं है। आगे चलिए, द इंफॉर्मेशन कन्वे बाय द स्टेटमेंट इज क्लियर, बिल्कुल क्लियर कट विजन होना चाहिए, किसी तरह का कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए मिसलीड कर रही हो या मिस मैनेजमेंट हो, मिस स्टेटमेंट हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होनी। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमाउंट आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, क्लासिफाइड का मतलब करंट असेट्स क्या आएगी, करंट लायबिलिटीज क्या आएगी, नॉन करंट असेट्स क्या आएगी, नॉन करंट लायबिलिटीज क्या आएगी, उनके फीचर्स क्या होंगे, किस किस पार्ट में उसको रख सकते हैं। तो इसलिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अच्छी खासी नॉलेज यहां जरूरी होगी, क्योंकि ऑडिट हम उन्हीं के करेंगे। आगे चलिए, डिस्क्राइब्ड होगा और डिस्क्लोज इन कंफर्टेबल विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भी नॉलेज मांगी यहां पे आपसे, है ना। द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंटिंग इन ए ट्रू एंड फेयर पिक्चर, ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ ऑपरेशनल रिजल्ट्स। ऑपरेशनल रिजल्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, P&L अकाउंट हो गया, ठीक है, ये हमको पता चलना चाहिए। इसके अलावा हम लोग बात करें, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ये सब जो होता है इनके स्टेटमेंट के जो रिजल्ट होने चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए हमारे पास। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, ट्रू पिक्चर ऑफ ऑपरेशन अमाउंट ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज, जो कि असेट्स और लायबिलिटीज का क्या करेंगे हम एग्जामिनेशन करेंगे। while auditing the book of accounts of Talented and Efficient Limited for the financial year 2021-22, the auditor of above mentioned companies observed that the repair and maintenance expenses of 1,30,000 and the power and fuel expenses of 2,92,000 were not recorded. हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं कर रखे, however they will appearing in financial statement of profit and loss of the above mentions companies. हमने ये मेंशन ही नहीं कर रखे, जबकि आपने इतना पैसा खर्च कर रखा है इसके ऊपर। कितना देखो, 1,30,000 और 2,92,000, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी आपने अपने रिकॉर्ड्स में लिख रखा इन चीजों को। क्यों नहीं लिख रखा? तो ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर वो चीज जहां उसको लगता है डाउट है, कहीं भी उसको डाउट दिखता है, तो मैनेजमेंट से उस संदर्भ में रिपोर्ट मांगे और बताएं कि ये स्टेटमेंट आपने यहां कैसे लिख रखा है और लिखा हुआ है, तो इसका फिजिकल वेरिफिकेशन हमें बताइए। ठीक है, आगे देखिए, स्टेटमेंट आर नॉट प्रेजेंटिंग इन द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ ऑपरेशन स्टेटस ऑफ टैलेंटेड। तो ये जो इसका टैलेंट और एफिशिएंट लिमिटेड की जो बैलेंस शीट होती है उस पर एक ट्रू एंड फेयर रिजल्ट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने एक्सपेंसेस को नहीं दिखाया, इसका मतलब आपने अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा दिया। अगर हम एक्सपेंसेस को कम कर देते तो उसका मतलब क्या होता है, हमारे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। आपने क्यों नहीं दिखा रखा, इसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट को देना पड़ेगा ऑडिटर को, ये सब चीजें। आइए आगे देखो, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, ऑडिट का ऑब्जेक्ट क्या है, बस यहां तक देखेंगे हम लोग, ये वाला ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। ठीक है, देखो इधर देखो, एज पर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग SA 200 क्या कह रहा है बेटा, ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ independent auditors in conducting an audit of financial statement, the overall object of auditing क्या है बेटा, to obtain reasonable assurance
whatever the financial statement are whole or free for material statement. आप ये एश्योरेंस मांग लो मैनेजमेंट से कि आपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें प्रेजेंट किए उसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है, लिखा हुआ ना, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट व्हाटएवर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, उसमें किसी तरह की गलती नहीं हो और किसी का धोखा नहीं हो, एरर नहीं हो, ठीक है। thereby enables the auditor to express the opinion whatever the financial statements are prepared all the material respective, है ना, in according with the applicable financial reporting framework। मतलब ये और फ्रेमवर्क के अंदर आना चाहिए हमारे पास, है ना। आगे देखिए, आगे चले, देखिए यहां पे, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द कम्युनिकेटेड आर रिक्वायर्ड बाय द एसए स्टैंडर्ड ऑडिटिंग इज अकॉर्डिंग विद द ऑडिटर फाइंडिंग। अब देखो एक एग्जांपल लिखा हुआ है हमारे पास, while auditing of books of accounts of different and capable limiteds for the year ended 2021 or 20 or 21, Mr. J क्या, Mr. Z, the auditor of the above mentioned companies, इस कंपनी में ऑडिटर है मिस्टर Z, एग्जामिन किया टू द न्यू ऑडिट टीम्स मेंबर, द न्यू ऑडिट टीम मेंबर्स अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ विच ऑडिट इस कंपनी इज कंडक्टिंग while going through the financial statement of the company। ऑडिट टीम को ये ऑब्जर्व हुआ there is a many error in a head of expenses, कि expenses के हेडर में, हेड्स के अंदर बहुत सारी क्या गलतियां हैं, एरर आ रही है, which were material and so requirement for companies act 2013 where not compliance, मतलब उसकी कोई रिक्वायरमेंट को, उसके कोई कंप्लाइंस को इस कंपनी ने फुलफिल नहीं कर रखा। क्यों नहीं कर रखा? क्योंकि उनका पर्पस क्या है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। मैंने क्या बोला, जब भी आपको एक्सपेंसेस कम दिखाएंगे इसका मतलब वो क्या चाह रहे हैं कि आप अपने प्रॉफिट को क्या करो, मैक्सिमाइज करो, सिंपल। आइए तो देखिए, व्हेन ऑडिट टीम डिस्कस द मटेरियल्स द मैटर विद मिस्टर जे, ऑडिट टीम ने डिस्कस किया ये किसके साथ में, डिस्कस विद जे विथ रिगार्डिंग टू डिफरेंट, he come to conclusion that the auditor did not be obtain, he comes to conclude that the auditor did not be obtain reasonable assurance and were unable to express the opinion of financial statement of the company। तो ऑडिटर अपनी कोई भी रीजनेबल अश्योरेंस नहीं देगा, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जो एक्सपेंसेस है वो सही हेड में एंटर नहीं की गए, उनकी सही हेड में एंट्री नहीं हुई है, तो ध्यान रखना इस पे अपनी ओपिनियन नहीं देगा ऑडिटर, ये चीज ध्यान रखना आपको। आगे चलिए, ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, क्या क्या ऑब्जेक्ट है देखो, याद करने क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। वो क्या ऑब्टेन करेगा? रीजनेबल अश्योरेंस। वो मैनेजमेंट से बोलेगा कि आप हमें रीजनेबल अश्योरेंस दो कि जो स्टेटमेंट आपने हमें प्रेजेंट किए उसमें किसी तरह की कोई मिस स्टेटमेंट नहीं होगा, उसमें कोई ऑमिटिंग नहीं होगी, कोई फ्रॉड नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी देखो, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल, रिपोर्ट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपनी रिपोर्ट देना, किसको रिपोर्ट करके, ये रिपोर्ट मैनेजमेंट देगा किसको, ऑडिटर को, ऑडिट करने के लिए, फिर वापस ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट को रिपोर्ट सौंपेगा बेटा, ठीक है। अगला देखिए, टू कम्युनिकेट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एसए स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। उसके अलावा देखिए, टू एंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, किसी भी तरह का स्टेटमेंट से दूर करना, स्कोप ऑफ ऑडिट लिखा हुआ है अपने पास, to ensure the financial statement is a whole of free from material misstatement। सारी वो इंफॉर्मेशन जो जरूरी है उससे अपने आप को क्या करना, दूर करना। आगे चलिए, स्कोप ऑफ ऑडिट, बस हम यही तक कंप्लीट करते हैं। तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया, जो आपने पढ़ा उसको एक बार ढंग से रिवाइज कीजिए। ऑडिट हम यहाँ स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, और सारे वो चीजें जो एग्जाम के लिए जरूरी है, एग्जाम में कैसे नंबर लेके आना है, वो हर चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। इस बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, थैंक यू सो मच।